हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली वो डिवाइस है जो मेजर करता है करंट इन द सर्किट। करंट बताता है कि सर्किट में कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। और अगर यहाँ हम बात करें प्रिंसिपल की फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो प्रिंसिपल वही है जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्या कि कितना टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसी के ऊपर बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आइए इसकी पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कॉनकेव पोल्स लिए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने एक फ्रेम को सेट कर दिया। दैट फ्रेम इज आर कॉइल PQRS। इस कॉइल के जो एंड्स हैं वो एंड्स को हमने पाइवेट कर दिया है दो ज्वेल्ड बियरिंग के साथ, और इसी के साथ हमने इस कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर भी फिट कर दिया है। अभी जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है ये हमने क्यों फिट करा है ये हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम ये चीज पढ़ते हैं कि जो एंड आप देख रहे हैं इस कॉइल की जो दो एंड है इसको सोल्डर कर दिया है स्प्रिंग से, हेयर स्प्रिंग से, और हेयर स्प्रिंग के को ही हमने फिर कनेक्शन दिया है क्या, टर्मिनल्स में। जो गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होता है वो यहाँ से टर्मिनल्स के लिए कनेक्शन जा रहा है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है इसका क्या यूज है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का बेसिकली यूज होता है बेटा, जब सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हमने दो कॉनकेव पोल्स के बीच में प्लेस करा है तो अब यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी। दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द टॉप व्यू। ये जो हमने गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं ना, ये इसका क्या है, टॉप व्यू है, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं। तो जब हमने ऊपर से इसको देखा तो हमने देखा यहाँ पर क्या बन रही है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनने से फायदा क्या है, तो फायदा ये है, यहाँ समझो ध्यान से, एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर है हमने क्या लिया था, n लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और b, इसके बीच में जो एंगल है वो हमेशा क्या रहेगा, 90 रहेगा। क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 90 रहेगी, और थीटा की वैल्यू हमेशा 90 रहने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन दिस केस, ये कौन सा वाला केस है, मैंने कहा था ना सेकंड वाला केस, याद रखना, द प्लेन ऑफ द लूप नाउ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा अब प्लेन ऑफ द लूप क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में। मैक्सिमम यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, टॉर्क की वैल्यू निकल के आ रही है। दूसरा, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को यहाँ यूज करने का जो मकसद होता है, जो हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर देता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी जो होती है वो काफी हाई होती है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिफाई होने के बाद गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव हो जाता है, काफी अच्छा स्मॉल डिफ्लेक्शंस को भी, स्मॉल करंट को भी वो कैच कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है। क्लियर हुई। अब इधर आ जाते हैं हम, यहीं पर ही ज्वाइन कर दिया, किसको, पॉइंटर को ज्वाइन कर दिया है। तो जैसे जैसे रोटेट करेगी कॉइल वैसे वैसे ये पॉइंटर भी घूमेगा। अब ये जो हमने स्प्रिंग जो यहाँ लगाई है, ये स्प्रिंग का एक काम होता है, वो क्या होता है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स को जनरेट करता है। रीस्टोरिंग फोर्स को जनरेट करना, सॉरी, रीस्टोरिंग टॉर्क को जनरेट करता है। आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, रीस्टोरिंग टॉर्क को जनरेट करता है। और रीस्टोरिंग टॉर्क क्यों जरूरी है बेटा, पॉइंटर को दोबारा से जीरो पोजीशन पे लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स भी जरूरी है। ये हम रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो पढ़ते हैं हम इलास्टिसिटी, जब 11th में हम थे तो
तो इलास्टिसिटी भी हमने पढ़ा था। तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या है, पॉइंटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, PQRS क्या है, कॉइल है, जो हमने इससे पहले लेक्चर में भी कंसीडर करी थी, वही कॉइल हमने यहाँ पर भी ली है। इस कॉइल को किसके साथ पाइवेट कर दिया गया है, ज्वेल बियरिंग के साथ पाइवेट कर दिया गया है। इसी कॉइल के साथ हेयर स्प्रिंग लगा दिया। ये हेयर स्प्रिंग का क्या बेसिकली काम होता है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क को जनरेट करती है, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। कब आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे वापस, जब कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं होगी, तभी ना, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर सपोज करो कि ऐसा हम कोई यहाँ लगाए नहीं है, स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क ना रहे, तो ये पॉइंटर तो जहाँ गया वहीं का वहीं रह गया। तो ये पॉइंटर जहाँ गया वहीं का वहीं रह गया, तो इसका क्या मतलब है, डैमेज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ध्यान से देखिए, आप इधर से समझिए कि सॉफ्ट आयरन का क्या काम है। बेसिकली ये सॉफ्ट आयरन क्या दे रहा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ जनरेट हो रही है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो प्लेन ऑफ द लूप है दैट बिकम पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ध्यान से देखिए, इसको समझिए बेटा, ड्रॉ करिए इसे। तो आइए आप समझते हैं इसकी थ्योरी और वर्किंग क्या है। तो थ्योरी ऑफ वर्किंग वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, इससे पहले लेक्चर में करा था। PQRS ये कॉइल हमने लिया है, और इस कॉइल को जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, एक गड़बड़ हो गई थी मुझसे। जो मैंने इससे लास्ट लेक्चर लिया था ना, उसमें यहाँ पर मैग्नेटिक ये जो आर्म है ना, QR या RQ जो भी इसका नाम है, उस वाले मेरे को याद नहीं है क्या, यही मैंने अगर सेम नेमिंग लिया था तो ये वाला जो आर्म है, इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड की ना डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया है। ये आई डोंट नो मुझसे कैसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आउटवर्ड होगी बेटा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है and this is the axis of rotation and magnetic field is perpendicular to the axis of rotation। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दिस इज एरिया वेक्टर, इनके बीच का क्या एंगल है, थीटा एंगल है। ये वाली साइड हमने B लेट करी थी, ये वाली साइड हम ले लेते हैं A है। करंट I फ्लो कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कॉइल लिया है, जिस कॉइल में I इज द करंट फ्लोइंग इन कॉइल PQRS, AB sides, A is area of coil PQRS and capital N is number of turns of coil, number of turns। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या लिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम फिर से लगाते हैं कि करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। यही लिया था, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और दिस इज द आउटवर्ड, ऑब्वियसली द फोर्स भी क्या है यहाँ पर, आउटवर्ड है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाली गलती हो गई थी बेटा, एंड दैट इज द बिग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। मैंने कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी वहां पर मेंशन कर दिया है। क्लियर है बेटा? तो अब यहाँ पर फिर से क्या है कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है, तो फिर से क्या होगा,
कपलिंग इफेक्ट होगा, तो कपलिंग इफेक्ट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल क्या करना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू हो जाएगी। कॉइल रोटेट करेगी करंट के फ्लो करने से, तभी जो पॉइंटर हमने कनेक्ट किया है वो पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ भी अगर हम बात करेंगे टॉर्क की, तो टॉर्क के लिए यहाँ पर भी वही लगेगा आई बी एल, और सॉरी बी ले रखा है हमने यहाँ पर, बी ए साइन थीटा, ये लिया था। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस बिकम ए आई बी ए साइन थीटा, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं, तो n आई ए बी साइन थीटा, ये फैक्टर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान से देखिए टॉर्क जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ क्या क्या यहाँ फैक्टर्स आ जाते हैं बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहने वाला है, एरिया कांस्टेंट रहने वाले, कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाली है ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, 90 डिग्री। यही पढ़ा था हमने कि जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है और एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या होने वाला है, 90। और ये पूरा थ्रू आउट दी रोटेशन क्या रहने वाला है, थ्रू आउट दी रोटेशन क्या रहने वाला है, 90 ही रहने वाला है। तो इसका डायरेक्टली यहाँ से क्या मतलब निकलता है बेटा कि करंट जो टॉर्क है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहने वाला है, एरिया सेम रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाला है, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली करंट पे टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, NIAB, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ये एक एंगल अल्फा पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो डिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी सेटअप हो जाएगा ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर हुई? तो वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी अल्फा। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा के। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है k, एंड k इज द टॉर्शन कांस्टेंट। k क्या है, टॉर्शन कांस्टेंट है ऑफ द स्प्रिंग which is required to produce unit angular twist के लिए जो required है, that is the torsion constant of the k is the torsion constant of the spring, right? अब हम इक्विलिब्रियम में ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम, इक्वल हो जाएगा। तो आइए इनकी वैल्यूज को इक्वल पुट करते हैं, तो NIAB इज इक्वल्स टू K अल्फा, राइट। तो यहाँ अगर हम देखेंगे बेटा इधर आ जाते हैं NIAB बाई K अल्फा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज कांस्टेंट है, NKAB, क्या ये सब कांस्टेंट है? इसका क्या मतलब है, करंट जो है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। जितना ट्विस्ट आएगा, जितना कोयल ट्विस्ट करेगी जितने एंगल से, उतना ही करंट क्या है, फ्लो कर रहा है सर्किट में। यही यहाँ से पता चलता है, ध्यान से देखिए। और ये जो कांस्टेंट है बेटा, इसी कांस्टेंट को NAB के डिनोट किया जाता है कैपिटल G से, एंड कैपिटल G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, GI इक्वल्स टू अल्फा। तो अगर हमें I कैलकुलेट करना है तो हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है वो हम वैल्यू जो उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपॉन में G। ओके,
देखिए ध्यान से,